हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। अभी तक अपन ने 165 तक का रिवीजन लेक्चर देख लिया था। ये लास्ट क्लिप रहेगी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं फर्दर सेक्शन नहीं ले पाया था, तो अभी अपन 166 से स्टार्ट करेंगे, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। ओके, 166 क्या बोलता है, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की क्या ड्यूटी होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दो प्रकार की ड्यूटीज़ होती है, एक तो जनरल ड्यूटी और एक स्पेशल ड्यूटी। मैंने क्या बोला, देयर आर 2 टाइप ऑफ ड्यूटी डायरेक्टर की, एक तो जनरल ड्यूटी और स्पेशल ड्यूटी। स्पेशल ड्यूटीज़ पर्टिकुलर किसी सेक्शन में, फॉर एग्जांपल 134 के अंदर दी हुई है कुछ ड्यूटी की, डायरेक्टर को ये काम करना है, तो सरकार किसी सेक्शन में, किसी भी कंपनीज एक्ट के सेक्शन में स्पेसिफाई है कि सरकार डायरेक्टर का काम ये है, डायरेक्टर का काम ये है, तो वो तो स्पेशल ड्यूटी हो गई। जनरल ड्यूटीज़ जो अंडर सेक्शन 166 में डिफाइन है वो हो गई जनरल ड्यूटीज़। तो क्या क्या ड्यूटी है, पहली ड्यूटी, जो भी डायरेक्टर है कंपनी का वो एक्ट करेगा इन अकॉर्डिंग विथ आर्टिकल ऑफ द कंपनीज। मैंने क्या बोला, जो भी डायरेक्टर है कंपनी का वो कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे या उसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे काम करेगा, उसके बेसिस जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वैसे काम करेगा। एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, ही शैल एक्ट इन गुड फेथ, ठीक है, वह काम करेगा गुड फेथ में, ठीक है। और ही शैल एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इट्स एम्प्लॉय, इट्स शेयर होल्डर्स एंड इट्स कम्युनिटी। ओके, ही शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटी विथ ड्यू एंड रीजनेबल केयर, ठीक है। और ही शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो 3 ड्यूटीज अभी तक अपन ने रिवाइज करी है। सबसे पहले वह एक्ट करेगा, काम करेगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द कंपनीज या एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। वह काम करेगा गुड फेथ, इन गुड फेथ में काम करेगा। और ही शैल एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इट्स एम्प्लॉय, इट्स शेयर होल्डर, ठीक है। ही शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटी विथ ड्यू एंड रीजनेबल केयर, ठीक है। और ही शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, इंडिपेंडेंट जजमेंट करेगा वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, या जो भी उसकी ड्यूटी परफॉर्म करेगा विथ रीजनेबल एंड ड्यू केयर के साथ परफॉर्म करेगा। वह सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा जहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट हो। वह क्या करेगा, उस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा जहाँ पे वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट होल्ड करता हो। ओके गाइस, वो जो कंपनी में किसी पर्सन ने डायरेक्टर होल्ड करेगी पोजीशन, तो वह उस जो पोजीशन होल्ड करेगी उसकी अनड्यू एडवांटेज या अनड्यू गेन अचीव नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, ही शैल नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज आइदर टू हिमसेल्फ, आइदर या तो खुद के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू या पार्टनर के थ्रू या एसोसिएशन के थ्रू, ठीक है। वह अपना खुद का ऑफिस असाइन नहीं करेगा किसी और को। मतलब जो जैसे डायरेक्टर है किसी भी कंपनी का, तो सरकार वो ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई दूसरा पर्सन उसकी जगह आगे डायरेक्टर ऐसे एक्ट, मतलब ऐसे डायरेक्टर एक्ट करे कंपनी में, ठीक है। वह असाइन नहीं करेगा। अगर वो असाइन करता है तो वो क्या एक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो 6 प्रकार की ड्यूटी अपन ने देखी है, मेरे साथ विजुलाइज करना। आर्टिकल ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग काम करेगा या प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। वह काम करेगा इन ए गुड फेथ, ठीक है। और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इट्स शेयर होल्डर, इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है। जो भी वह काम करेगा, ठीक है, विथ ड्यू एंड रीजनेबल केयर, और जब भी वो परफॉर्म करेगा उसकी ड्यूटी एक्सरसाइज करेगा इंडिपेंडेंट जजमेंट, ठीक है। वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैंने क्या बोला, वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा जहाँ पे उसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है। और वो भी मतलब जो उसने उसके रिलेटिव या उसने क्या कर रखी है या उसके पार्टनर है डायरेक्टरशिप या मतलब कोई पोजीशन होल्ड कर रखी है, वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनड्यू गेन और एडवांटेज उस पोजीशन की नहीं ले सकता है। और वह उसका ऑफिस असाइन नहीं करेगा, दैट इज उसका जो काम है वो असाइन नहीं करेगा किसी दूसरे को। अगर वो काम असाइन करता है तो वो वॉइड माना जाएगा। ध्यान से सुना, पनिशमेंट है सरकार 5 लाख रुपए तक की। अगर वह, मैंने क्या बोला, पनिशमेंट है मिनिमम 1 लाख रुपीज़, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की। मैंने क्या बोला, उसको पनिशमेंट है मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख रुपए। सच अदर ड्यूटीज एज में भी प्रिस्क्राइब, जैसे फाइल वेरियस डॉक्यूमेंट, वह फाइल कर सकता है वेरियस डॉक्यूमेंट। वह जनरल मीटिंग जो होती है उसको कन्वे करा सकता है। वह उसकी ड्यूटी है टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग, टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट,
to approve the annual financial statement, to approve and attach the board report, to appoint the first auditor। तो कुछ अदर ड्यूटीज कौन कौन सी एक बार मेरे साथ विजुअलाइज करना। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होते हैं कंपनी से, तो टू फाइल, उसकी ड्यूटी है टू फाइल वेरियस डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कंपनीज, रिलेटेड टू हिम, ओके। टू कन्वे द जनरल मीटिंग, जो भी जनरल मीटिंग बुलाना या जनरल मीटिंग कब होना, ये सब काम किसका होता है, डायरेक्टर का। टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू अप्रूव या अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। टू अप्रूव एंड अटैच द बोर्ड रिपोर्ट। तो मेरे साथ वापस हम अदर ड्यूटीज रिफाइल है, डॉक्यूमेंट को फाइल करना, कन्वे करना, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग अटेंड करना, अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉइंट करना फर्स्ट ऑडिटर, अप्रूव एंड अटैच द बोर्ड रिपोर्ट, डिस्क्लोज करना उसका इंटरेस्ट, ओके। ये 166 कंप्लीट होता हुआ। 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। सरकार इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रोविजन है। 167 सबसेक्शन 1 आपको क्या बोलता है, कब कब कुछ केसेस बता रखे, उस केसेस में डायरेक्टर को उसका ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेंट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, जो भी 164 के अंदर अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करी थी, और डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है, तो सरकार उसको वैकेंट करना पड़ेगा इमीडिएटली बेसिस पे उसका ऑफिस। सरकार ध्यान से सुनना, उसको क्या बोलेगा, सारी कंपनी में अगर वह डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, वो दो वाली जो मैंने बताया था आपको, एक तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न फाइल करने में फॉर अ पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, और एक वो डिवेंचर वगैरह रीपे नहीं करती कंपनी 1 साल और उससे ज़्यादा कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 1 साल। तो सरकार अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, तो उसका जो ऑफिस है वो सारी कंपनी में वैकेंट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसको छोड़ के, एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी है उसको छोड़ के। तो सबसे पहला प्रोविज़न वो अगर डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है 164 के अंदर, 164 के अंदर, बट सरकार जो अगर वो 164 सबसेक्शन 2 वो जो 2 केसेस है उसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है, तो सरकार उसको सारी कंपनी के अंदर ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी। सेकंड कंडीशन, ही इज अपसेट, वह अपसेंट हुआ। जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है, जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है पूरे 12 महीने के अंदर, साल के अंदर, मतलब जो भी 12 महीने होते हैं ईयर के, उसके अंदर जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है वो एब्सेंट होता है, वेदर चाहे वो बीमारी के कारण हो या विदाउट बीमारी के कारण हो। मैंने क्या बोला, वेदर इट विथ और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ बोर्ड, वह एब्सेंट होता है, मतलब वो अटेंड नहीं करता बोर्ड मीटिंग को, और ड्यूरिंग लास्ट जो 12 मंथ होते हैं उसके मंथ में, चाहे वो बीमारी के कारण हो चाहे बीमारी के कारण नहीं हो, वो कॉन्ट्रावेशन करता है 184 सेक्शन के अंदर। मैंने क्या बोलता, वह कॉन्ट्रावेशन करता है प्रोविजन ऑफ 184। वो क्या करता है, रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला, ही एक्ट इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 विच इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। फोर्थ, इफ फेल टू डिस्क्लोज, सरकार अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तो करता है बट वो डिस्क्लोज करना चाहता है, बट वो अंडर सेक्शन 184 फेल टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184। ई पॉइंट, इसको डिस्क्वालीफाइड किया है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो अभी तक अपन ने 5 पॉइंट पढ़े हैं, वो मैं आपको एक बार विजुलाइज करा देता हूँ। पहला पॉइंट आपको डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंदर अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है, तो सरकार सारी कंपनी में, मैंने बोला सारी कंपनी में उसको ऑफिस है वो वैकेंट करना पड़ेगा एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी में। मैंने कहा बोला एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी में। सेकंड पॉइंट, वह एब्सेंट हो जाता है, मतलब वह प्रेजेंट नहीं होता है जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई है ड्यूरिंग 12 मंथ, ठीक है, चाहे वो बीमारी के कारण एब्सेंट हुआ हो या विदाउट बीमारी के कारण, ठीक है। वह तीसरा पॉइंट, ही एक्ट इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184, जो भी 184 है उसके अंदर वह कॉन्ट्रावेशन करता है, ठीक है। ही फेल टू डिस्क्लोज, जो भी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जिसमें वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है उसके अंदर वो फेल टू डिस्क्लोज, वह जो उसका इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज नहीं करता है अंडर सेक्शन 184, ठीक है।
और उसको डिस्क्वालीफाइड कर रखा है भाई ये कोर्ट, मतलब कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पे उसको डिस्क्वालीफाइड कर रखा है। ध्यान से सुनना, उसको 6 महीने या उससे ज़्यादा की जेल हो चुकी है। मैंने क्या बोला, उसको 6 महीने या उससे ज़्यादा की जेल हो चुकी है, चाहे किसी भी ऑफिस में, वेदर इट इज़ मॉरल ट्रिब्यूनल और अदरवाइज, उसको 6 महीने या उससे ज़्यादा की जेल हो चुकी है, चाहे वो मॉरल ट्रिब्यूनल में हो या अदरवाइज हो। ध्यान से सुनना, जो पॉइंट ई है, जो भी कोर्ट का ऑर्डर है या उसका जो जेल वाला जो प्रोविज़न है, जो एफ वाला क्लोज है, उसके अंदर क्या होता है, उसको ऑफिस नहीं वेकेंट करना है। कब तक? जब भी उसको कोर्ट का इम्प्रोसीमेंट का ऑर्डर आता है या डिस्क्वालिफिकेशन का कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है उसके 30 डेज के अंदर। मैंने क्या बोला, क्लोज ई और क्लोज एफ में अपन ने जो डिस्कस किया उसके अंदर उसको इमीडिएटली बेसिस पे वेकेंट नहीं करना। कब नहीं करना? 30 डेज। जब भी उसका कोर्ट का ऑर्डर आता है या उसका कोर्ट का क्या आता है, डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर आता है या कोर्ट का इम्प्रोसीमेंट का ऑर्डर आता है, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर उसको वेकेंट नहीं करना, 30 दिनों बाद करना। ध्यान से सुनना, अपील या पिटिशन अगर उसने, जब भी उसका ऑर्डर आया उसके 30 दिनों के अंदर कहीं उसने अपील या पिटिशन फाइल करी है, उसके 30 दिनों के अंदर उसने क्या करी, अपील या पिटिशन फाइल करी है, और सरकार उस पिटिशन फाइल करने का जब पिटिशन फाइल करी और पिटिशन डिस्पोज ऑफ के 7 दिनों के अंदर अंदर, मैंने क्या बोला, पिटिशन उसने फाइल करी 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के, अब पिटिशन फाइल करी, अब पिटिशन का जब रिजल्ट आया, दैट इज पिटिशन का डिस्पोजल आया, उसके 7 दिनों तक, until expiry of 7 days from the date on which such appeal or petition is disposed of, तब तक वह ऑफिस होल्ड करेगा, मतलब वो वेकेंट नहीं हो करेगा इमीडिएटली बेसिस पे। और सरकार जब भी उसका जो भी मतलब वापस फर्दर उसने जब पिटिशन फाइल करी उसके भी आगे उसने फर्दर पिटिशन या अपील फाइल करी है 7 दिनों के अंदर, और जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती है, जब तक वो फर्दर जो अपील या फर्दर उसमें पिटिशन और जब तक वो डिस्पोज नहीं होती तब तक उसको ऑफिस वैकेंट नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मेरी बात से ध्यान से सुनना। अगर किसी कोर्ट का ऑर्डर आया या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया डिस्क्वालिफिकेशन का, या उसको जेल हुई, उसने ऑफेंस किया, चाहे वो मॉरल ट्रिब्यूनल वाला हो या अदरवाइज हो, उसको जेल हुई 6 महीने या उससे ज़्यादा, बट सरकार उसको इमीडिएटली बेस पे वैकेंट नहीं करना है, उसको 30 दिन, जब भी उसका ऑर्डर आया कोर्ट का कॉन्विक्टेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का, उसका 30 डेज तक उसको वैकेंट नहीं करना। ध्यान से सुनना, अगर वो विदिन 30 डेज जब भी ऑर्डर आया पिटिशन फाइल करता है और जब तक कि वो पिटिशन डिस्पोज नहीं हो जाती उसके 7 दिनों तक भी उसको वेकेंट नहीं करना। उसके 7 दिनों बाद जब भी एक्सपायर हो जाते हैं वो 7 दिन, जब भी जो भी उसने पिटिशन या अदर फर्दर उसने ना अपील फाइल करी और उसके और वो फर्दर अपील फाइल करी और जब वो डिस्पोज हुई वो अपील, उसके 7 दिनों के अंदर अंदर भी उसको वेकेंट नहीं करना, 7 दिनों बाद वो वेकेंट कर सकता है। ध्यान से सुना, उसने फिर और फर्दर जो भी अपील फाइल करी उसके अगेंस्ट में भी उसने फर्दर अपील या पिटिशन प्रेफर करी है 7 दिनों के अंदर अंदर, और जब तक वो फर्दर पिटिशन या अपील डिस्पोज नहीं हो जाती तब तक वो रिमूव या वेकेंट नहीं होगा। ध्यान से सुनना, उसको रिमूव किया है अंडर द कंपनी से लाइक 217 के अंदर उसको रिमूव करेंगे डायरेक्टर को, तो सरकार उसको वेकेंट करना पड़ेगा। और लास्ट प्रोविज़न, सरकार किसी डायरेक्टर ने होल्ड कर रखा है ऑफिस इन ए कंपनी, इन ए होल्डिंग, इन ए सब्सिडी और एसोसिएट, और वह अब काम नहीं करना चाहता है तो उसे इमीडिएटली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, उसका ऑफिस वेकेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये प्रोविज़न अच्छा लगा होगा। ध्यान से सुनना, जो प्राइवेट कंपनी है वो एडिशनल ग्राउंड भी बता सकती है कि सरकार इनको छोड़ के, ये जो 8-10 अपन ने पढ़े थे, इनको छोड़ के एडिशनल ग्राउंड जो आर्टिकल में स्पेसिफाई कर देगी, तो उस बेसिस पे भी उसको इमीडिएटली वैकेंट करना पड़ेगा। अगर वह ये 167 की पालना नहीं करता है तो उसको मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए और 1 साल की सजा और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लग सकती है। मैंने क्या बोला, अगर वो 167 की पालना नहीं करता तो मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए और 1 साल की सजा और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लग सकती है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रोविज़न है। 167 सबसेक्शन 3 बोलता है
कहीं ऐसा हो जाता है कि सारे डायरेक्टर वेकेंट, मतलब सभी डायरेक्टर छोड़ के चले जाते हैं, कंपनी को वेकेंट हो जाते हैं, तो इन सच केस प्रमोटर डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। और सरकार प्रमोटर ही नहीं है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितने की मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए, जैसे कि 3:1 अपन ने डिस्कस किया था 149 में, उतना डायरेक्टर अपॉइंट करेगी जब तक वो शेल होल्ड, जब तक कि डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते जनरल मीटिंग के अंदर। मैंने क्या बोला, वापस मैं रिवाइज करता हूँ। इवेंटली कभी कभार ऐसा होता है कि सारे डायरेक्टर एक साथ ही छोड़ के चले जाते हैं, तो उस केस में क्या प्रमोटर डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, और अब प्रमोटर नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, इतने डायरेक्टर अपॉइंट करेगी जितने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है अंडर कंपनीज एक्ट। और ध्यान से सुनना, वह डायरेक्टर कब तक होल्ड करेगा ऑफिस, जब तक कि फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते जनरल मीटिंग के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेक्शन नंबर 168 रिजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। क्या होता है, रिजाइन करता डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या हो सकता है, सबसे पहले रिजाइन करेगा ना, तो वो नोटिस करेगा, नोटिस देगा कंपनी में। जैसे मैं आप कहीं जॉब करते हो तो आप पहले रिजाइन करोगे तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा रिटर्न में कंपनीज को, ठीक है। बोर्ड जो होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे, नोट करेंगे जितना जो भी उनको नोटिस मिला है ना, उसको पहले नोट करेंगे, ठीक है। फिर कंपनी की क्या ड्यूटी है, कंपनी जैसे उसको नोटिस मिला, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर, मैंने कहा बोला कंपनी की ड्यूटी है विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम द डायरेक्टर, इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को इन फॉर्म नंबर DIR-12। मैंने कहा बोला कंपनी की क्या ड्यूटी है, कंपनी रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगी अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर जब विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम द डायरेक्टर इन फॉर्म नंबर DIR-12, और एंड पोस्ट भी करेगी उसकी वेबसाइट पे। ध्यान से सुनना, जो भी डायरेक्टर की जो रिपोर्ट बनती है उसमें जो भी जनरल मीटिंग, जैसे डायरेक्टर रिजाइन हुआ उसका इमीडिएटली जो भी जनरल मीटिंग होती है, इमीडिएटली फॉलोइंग जो जनरल मीटिंग, उसके अंदर जो डायरेक्टर रिजाइन होता है ना, उसका जो फैक्ट है वो भी उसको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। फैक्ट ऑफ केसेस, कि किस केस के बेसिस पे डायरेक्टर ने रिजाइन किया है, जो भी उसकी इमीडिएटली जनरल मीटिंग होती है, इमीडिएटली फॉलोइंग जनरल मीटिंग, उसके अंदर कंपनी की ड्यूटी है कि उसको क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना जरूरी है। लास्ट ये है डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है। डायरेक्टर जब भी रिजाइन करता है, एक तो रीजन की कॉपी क्या है कि सच डायरेक्टर में ऑल्सो फॉरवर्ड है कॉपी ऑफ रिजिग्नेशन, जो भी कॉपी ऑफ रिजिग्नेशन है, ऑल्सो जो भी रिजिग्नेशन की जो भी रीजन है डिटेल में रजिस्ट्रार को फाइल करेगा विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिजिग्नेशन। जो भी डेट ऑफ रेजिग्नेशन है उसके 30 दिनों के अंदर जो भी उसकी कॉपी ऑफ रिजिग्नेशन है या उसका एंड डिटेल रीजन विथ रीजन इन फॉर्म नंबर DIR-11 इन फॉर्म नंबर DIR-11 इन फॉर्म नंबर DIR-11 और विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिजिग्नेशन। जैसे उसका रिजाइन हुआ, उसे रिजाइन किया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, जो फॉरेन डायरेक्टर होता है उसके लिए कुछ अलग फंडा दे रखा है, वो आपके पास इस प्रकार आ रहा है। अगर कंपनी ने ऑलरेडी DIR-12 फाइल कर रखा है रजिस्ट्रार के पास, तो फॉरेन डायरेक्टर जैसे रिजाइन करेगा तो वह फॉरेन डायरेक्टर जैसे बाहर का है तो वो अथोराइज कर सकता है किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को, या कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, या जो भी रेसिडेंट डायरेक्टर होगा कंपनी का, कि वह उसके बिहाफ पे DIR-11 फाइल कर दे। बट सरकार उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है कि कंपनी ने ऑलरेडी DIR-12 फाइल कर दिया होगा, तो फॉरेन डायरेक्टर के पास ये राइट है कि वो अथोराइज कर सकता है। जो भी अथोराइज प्रैक्टिस इन CA है, प्रैक्टिस इन CM है, प्रैक्टिस इन CS इन फॉर्म नंबर DIR-11 या रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फाइल कर देगा उसके बिहाफ पे। ध्यान से सुनना, जो भी इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन है वो क्या होगी, जो भी effective date of resignation क्या होगी, द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी और द डेट इफ स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस। मैंने क्या बोला, नोटिस जो भी कंपनी ने रिसीव किया है, द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी और द डेट विच आर स्पेसिफाइड, the date which are specified in the notice which letter, वो होगी effective date of resignation। मैंने कहा जब भी कंपनी को जो नोटिस रिसीव हुआ है डायरेक्टर से वो, और लास्ट डेट ऑन which are specified in a notice which letter। ध्यान से सुनना,
जो भी 167 सबसेक्शन 3 वाला है कि डायरेक्टर सारी अगर रिजाइन हो जाते हैं तो प्रमोटर इन द एब्सेंस ऑफ प्रमोटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर है टिल द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। जिससे आई होप आपको ये फंडा क्लियर होगा। अब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। 169 ध्यान से सुनना, रिमूवल कब कब डायरेक्टर होते हैं। एक तो 169 के अंदर जो शेयर होल्डर्स करते हैं, एक 242 जो ट्रिब्यूनल, जब अपन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल में अपन रिवाइज करेंगे 242 सेक्शन, उसके अंदर ट्रिब्यूनल ऑर्डर करके डायरेक्टर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो दो, रिमूवल बाय शेयर होल्डर और रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। रिमूवल बाय शेयर होल्डर का सेक्शन 169, रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल का सेक्शन 242। अब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर, ध्यान से सुनना, जनरली आपको डायरेक्टर को रिमूव करना बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। जो भी एक्सपायरी ऑफ पीरियड होता है उसके पहले डायरेक्टर को अगर आपको क्या करना है, रिमूव करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरली। बट सरकार, दो केसेस ऐसे जहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं, कहाँ पे, जहाँ पे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, ट्रिब्यूनल करता है। मैंने कहा बोला डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, ट्रिब्यूनल करता है। और सेकंड केस जहाँ पे 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, जहाँ पे 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने कहा बोला पहला कंडीशन ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है 242 के अंदर डायरेक्टर। दूसरा केस जहाँ पे 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से सुनना, आपके पास 8 डायरेक्टर है जिसमें से 6 डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो 2 डायरेक्टर होंगे ना, 2 डायरेक्टर है ना, उसको केवल शेयर होल्डर्स आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट रिमूव कर सकते हैं। बट रिमेनिंग जो 6 डायरेक्टर होंगे ना, उनको आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो भी शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा उनको रिमूव नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, 8 है। सपोज आपके पास 8 डायरेक्टर है जिसमें से 6 प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो वो 6 को आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। जो 8 में से 2 है ना, उनको आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, अपन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर भी डिटेल में डिस्कस किया था। जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिमूव, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म पीरियड होता है 5 साल। 5 साल के बाद अगर उसको वापस रीअपॉइंट करते हैं तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है। बट सरकार अगर उसको बिफोर एक्सपायरी, जहाँ पर वापस उसको रीअपॉइंट किया है और फर्दर 5 ईयर के लिए, और उसको बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर उसको अपन रिमूव करते हैं, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान से सुना, जो भी अपन ने क्लोज फर्स्ट और क्लोज 2, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला और क्लोज फर्स्ट डिसाइड अभी डिस्कशन किया था, उसके लिए अपन को जो भी डायरेक्टर है उसको रिमूव से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। ध्यान से सुना, स्पेशल नोटिस रिक्वायरमेंट है। किस किस से स्पेशल नोटिस रिक्वायरमेंट है, और स्पेशल नोटिस साइन होने चाहिए मेंबर्स जो एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करते हो। मैंने कहा बोला मेंबर्स एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग पावर कंपनी की होल्ड करते हो, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। और मेंबर्स जो एटलीस्ट होल्ड कर दो 5 लाख, जो भी फेस वैल्यू होगी, जो भी पेड अप वैल्यू होगी ना उनकी, एटलीस्ट 5 लाख रुपए इन एग्रीगेट होल्ड करते हैं वैल्यू। या मेंबर्स एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग पावर जो होल्ड करते हैं ना, उनके सिग्नेचर चाहिए और उनके पास ही राइट है कि वो रिमूव करें, ठीक है। अब छोटे मोटे वाले शेयर होल्डर, सपोज मेरे पास 0.0002% किसी के शेयर्स है, तो क्या मैं थोड़ी ना उनको रिमूव कर सकता हूँ डायरेक्टर को। मतलब आपको मेंटेन कर रखा है कि मेंबर जिसके पास 1% वाले हैं वही बोलो, या मेंबर जिसके पास 5 लाख रुपए तक की शेयर कैपिटल है वही बोलो। आई होप आपको क्लियर समझना। जो नोटिस उनको मिला है कंपनी को मेंबर से, वो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, जब भी मीटिंग होती है, रिमूव की जो मीटिंग होती है ना, कि इस मीटिंग के अंदर उस डायरेक्टर को रिमूव करेंगे, जो भी नोटिस मिला है फ्रॉम द मेंबर्स रिगार्डिंग रिमूव ऑफ सच डायरेक्टर, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग मिल जाना चाहिए। बट सरकार ऐसा नहीं, 14 डेज बिफोर तो मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सरकार जो, बट सरकार ये ध्यान से सुनना, 3 महीने से पहले नहीं मिलना चाहिए।
मतलब 14 डे बिफोर तो मिलना चाहिए, जब वो मीटिंग की डेट है उससे 14 दिन से पहले पहले आपको मिलना चाहिए, बट सरकार 3 महीने से पहले आपको वो नोटिस नहीं प्राप्त होना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है कि मीटिंग के 14 दिन से पहले और उसके 3 महीने से मीटिंग है, जैसे 15 सितंबर की आज मीटिंग डेट है, तो 15 सितंबर से पहले जो 15 जून है, 15 जून से पहले पहले वो नोटिस नहीं मिलना चाहिए, 15 जून से बाद ही मिलेगा वो नोटिस। और मीटिंग के 14 दिन पहले, 15 जून से लेकर सपोज मेरी मीटिंग 15 सितंबर है, तो 1 सितंबर से 15 जून के बीच में मुझे नोटिस मिलना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, बट आफ्टर 15 जून। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अब कंपनी क्या करेगी, अब मेंबर से तो नोटिस आ गया, कंपनी की ड्यूटी सीधी सी है। कंपनी क्या करेगी, कॉपी जो भी मिलेगी नोटिस की, जो भी स्पेशल नोटिस जो भी मेंबर से मिला है, कंपनी का ऐसा फॉरवर्ड किसको कर देगी, डायरेक्टर को। अब डायरेक्टर का क्या राइट है, चाहे वो मेंबर्स हो कंपनी का या उसके पास शेयर्स है या नहीं है, चाहे वो मेंबर्स हो या नहीं हो, उसका राइट है जो मीटिंग का रेजुलेशन पास होगा ना उसके अंदर सुनने का राइट है। बैठेगा, उसकी बातें सुनेंगे डायरेक्टर की कि क्यों उसको रिमूव कर रहा है, तो उसका राइट है ना सरकार सुनने का, चाहे वो मेंबर्स हो या नहीं हो। अब ध्यान से सुनना, अगर डायरेक्टर चाहता है कि वो रिप्रेजेंटेशन, मतलब अब रिमूव तो कर रहा है, मेंबर्स उसको रिमूव करते हैं, बट सरकार डायरेक्टर रिमूव क्यों होगा, तो सरकार डायरेक्टर अपनी सीट तो बचाएगा ना, उसके लिए क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन देगा डायरेक्टर रिटर्न में कंपनी को, और रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को कि यह आप इट शुड ऑल्सो बी नोटिफाइड टू अ मेंबर। मतलब आप ये जो रिप्रेजेंटेशन है रिटर्न में जो मैंने आपको कंपनी को दिया है वो ऑल्सो नोटिफाइड कीजिए कंपनी को, अगर टाइम है तो। अगर कंपनी को लगता है टाइम है, जो भी फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया है डायरेक्टर ने, वो नोटिस में क्या करेगा, हर मेंबर्स को सेंड कर देगी कंपनी, जिसको जो भी मीटिंग का नोटिस कंपनी ने सेंड दिया है जिस मेंबर्स को, उसके साथ क्या करेगी, जो फैक्ट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो डायरेक्टर ने बनाया है वो भी नोटिफाइड कर देगी। बट सरकार अब अगर कंपनी को लगता है कि सरकार क्या लगता है कि ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम, अगर रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को सेंड नहीं हुआ है, मैंने क्या बोला, ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को सेंड नहीं हुआ है, तो क्या होगा, डायरेक्टर का राइट है वो ओरली में जो भी उसने रिप्रेजेंटेशन बनाया है वो रीड आउट कर लेगा मीटिंग के अंदर। मैंने क्या बोला, अगर ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं हो पाता मेंबर्स को, तो डायरेक्टर का राइट है जो भी उसने रिप्रेजेंटेशन बनाया है वो रीड आउट कर लेगा एट ए मीटिंग थ्रू ओरली। ठीक है, अब ध्यान से सुना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टर नीड नॉट टू बी सेंड किस किस केस में, किसी कंपनी को या जो भी एग्रेसिव पर्सन है उसको लगता है, मैंने क्या बोला, कंपनी या एग्रेसिव पर्सन को लगता है कि डायरेक्टर क्या करता है, उसकी पोजीशन क्या है, एब्यूज़ करता है, जो भी उसको राइट दे रखे हैं वो एब्यूज़ करता है, कि जो भी उसने रिप्रेजेंटेशन का राइट है वो एब्यूज़ करता है, तो वो एप्लीकेशन कर देगा ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाएगा कि सच में ऐसा है कि डायरेक्टर क्या करता है, एब्यूज़ करता है उसकी पावर को, तो ट्रिब्यूनल क्या कर देगा, ऑर्डर देगा कि डायरेक्टर न तो रिप्रेजेंटेशन सेंड करेंगे मीटिंग का, जो भी डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन न तो सेंड करेंगे मीटिंग का, और न जो वो रिप्रेजेंटेशन जो डायरेक्टर ने बनाया वो रीड आउट करेंगे एट ए मीटिंग। और जो भी कंपनी ने इस जो भी ट्रिब्यूनल को फीस वगैरह फाइल करी है, जो भी एप्लीकेशन फीस वगैरह फाइल करी, जो भी कॉस्ट इनकर्ड करी है इसके अगेंस्ट में, वो सारी डायरेक्टर को कंपनी को पे करनी पड़ेगी। मतलब डायरेक्टर खुद कंपनी को पे करेगा जो भी कॉस्ट वगैरह इस चक्कर में इनकर्ड करी है। अब ध्यान से सुनना, जो भी वैकेंसी वगैरह अराइज की हो जाती है डायरेक्टर को जो रिमूव करने पे, तो उसको कौन फाइल करेगा, सेम मीटिंग के अंदर या तो बोर्ड या जनरल मीटिंग में फाइल हो जाएगी। ठीक है, बाय अपॉइंटिंग अनदर डायरेक्टर। ध्यान से सुनना, जो भी डायरेक्टर रिमूव होगा वो वापस फर्दर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, रीअपॉइंट नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जो डायरेक्टर अनदर डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसके लिए स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है। मैंने क्या बोला, जो भी सेम मीटिंग के अंदर अनदर डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसके लिए स्पेशल नोटिस रिक्वायरमेंट है।
उसके प्रपोजल का कि उसको इस पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे। ध्यान सुनना, अगर सेम मीटिंग के अंदर या जनरल मीटिंग के जो भी बोर्ड मीटिंग के अंदर अगर रिमूव मतलब डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ है उस पर्सन की जगह जो रिमूव किया गया है, तो सरकार कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी। और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा न्यू डायरेक्टर का, जो भी रिमेनिंग जो टर्म पीरियड रहेगा जो डायरेक्टर जिसको रिमूव किया है उसका रहेगा। और जो डायरेक्टर रिमूव हुआ उसका राइट नहीं है कंपनसेशन का, वो कुछ भी जिसका उसको ऑफिस लॉस हुआ है, मतलब उसकी ऑफिस लॉस हुआ है तो उसका राइट नहीं कंपनसेशन का। ठीक है गाइस, तो मैं 169 थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं वापस से रिवाइज करवाता हूँ, थोड़ा सा आप माइंड फ्रेश होकर 167 से लेके 169 आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ध्यान सुनना, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर कब है? डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है, वह बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता है, चाहे वो बीमारी के कारण हो चाहे बीमारी के कारण हो या नहीं हो, ड्यूरिंग 12 मंथ। ठीक है, और 184 के अंदर कॉन्ट्रावेंशन करता है या फेल टू डिस्क्लोज एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, डिस्क्वालिफिकेशन इनकर कर रखी है कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने बाई ऑर्डर, या उसको जेल हुई मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, वो थोड़ा डेट का ध्यान रखना, या बाई प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट उसको रिमूव किया गया है, या उसने ऑफिस होल्ड करेगा वो सीज टू होल्ड, मतलब वो अब काम नहीं करेगा, चाहे होल्डिंग हो चाहे सब्सिडरी हो या एसोसिएट कंपनी हो या कंपनी के अंदर। ध्यान से सुनना, अगर वो प्राइवेट कंपनी है वो एडिशनल क्राइटेरिया बता सकती है वेकेशन का, ऑफिस वेकेशन का। ध्यान सुनना, अगर वो 167 कॉन्ट्रावेंस करता तो मिनिमम पेनल्टी 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख और 1 साल की सजा और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मिल सकती है। और 167 सबसेक्शन 3 बोलता है अगर डायरेक्टर सारे वैकेंट हो जाते हैं तो उस केस में प्रमोटर और इन द एब्सेंस ऑफ प्रमोटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जो भी मिनिमम जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो। और जब तक कि डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट नहीं हो जाते हैं कंपनी की इन जनरल मीटिंग, रिजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर रिटर्न में नोटिस दे देगा, बोर्ड को नोट करना पड़ेगा। और 30 डेज के अंदर कंपनी की ड्यूटी है DIR नंबर 12 के अंदर, जब भी उसको 30 डेज मतलब कब से काउंट करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, उसको काउंट करना पड़ेगा। और कंपनी पोस्ट करेगी जो भी इंफॉर्मेशन है ऑन ऐप वेबसाइट। ठीक है, अब डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है? डायरेक्टर जब भी उसने रिजिग्नेशन किया विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रिजिग्नेशन इन फॉर्म नंबर 11 फाइल करेगा एक तो कॉपी ऑफ रिजिग्नेशन अलोंग विद जो डिटेल में रीज़न है कि क्यों उसने रिजाइन किया है। ठीक है, अब ध्यान से सुना, जो फॉरेन डायरेक्टर है उसके लिए अगर कंपनी ने ऑलरेडी DIR 12 फाइल कर दिया है तो फॉरेन डायरेक्टर अथोराइज कर सकता है CA CMA और CS जो प्रैक्टिस में हो या जो भी रेसिडेंट डायरेक्टर होगा कंपनी का वो उसके बिहाफ में DIR 11 फाइल करे। और जो भी इफेक्टिव डेट ऑफ रिजिग्नेशन है, जो भी कंपनी को जिस डेट को कंपनी को वो नोटिस इश्यूड होता है और जो भी उस नोटिस के अंदर डेट स्पेसिफाई की है जो लास्ट डेट विच एवर विच लेटर। ठीक है, उसके बाद रिमूव ऑफ डायरेक्टर दो चीज़ में, एक तो 169 और 242, या तो ट्रिब्यूनल और शेयर होल्डर कैसे रिमूव होगा? बाईपासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ध्यान सुना, इसका 2 एक्सेप्शन है। अगर डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? ट्रिब्यूनल और डायरेक्टर इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 163। ध्यान सुना, अगर 8 डायरेक्टर है, अगर उसमें से 6 प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपॉइंट होते हैं तो 6 डायरेक्टर को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के द्वारा उसको रिमूव नहीं कर सकते। जो 2 डायरेक्टर जो रिमेनिंग रहेंगे उनको आप शेयर होल्डर्स रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर आपने रीअपॉइंट किया उसके बाद उसको रिमूव किया है तो स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट है। स्पेशल नोटिस चाहिए कहाँ से? मेंबर्स जो एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता है या मेंबर्स जो होल्डिंग करते हैं शेयर मिनिमम एटलीस्ट 5 लाख इन एग्रीगेट। ध्यान देना, फिर कंपनी क्या करेगी? जो भी स्पेशल नोटिस इश्यूड हो उसको डायरेक्टर को भेज देगी, सेंड कर देगी। और डायरेक्टर का काम क्या है? डायरेक्टर का राइट है जो रिजोल्यूशन उसको रिमूवल का पास जिस मीटिंग में होगा उसका वह मीटिंग अटेंड करके वो सुन सकता है उस रिजोल्यूशन को। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वाला तो इजी है। ठीक है, उसके बाद जो एक तो वैकेंसी वाला है कि सरकार जो भी डायरेक्टर की वैकेंसी अराइज होती है, मैंने क्या बोला, जो भी डायरेक्टर की वैकेंसी अराइज होती है सेम मीटिंग के अंदर या तो फाइल करेगी बाय द बोर्ड या फाइल करेगा थ्रू जनरल मीटिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, उसकी जगह किसी और पर्सन को अपॉइंट करेंगे बट सरकार जो डायरेक्टर रिमूव हुआ उसको वापस रीअपॉइंट नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, अगर उसकी जगह किसी दूसरे पर्सन को रीअपॉइंट कर रहे हैं, उसकी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, स्पेशल नोटिस रिक्वायरमेंट है प्रपोज अपॉइंटमेंट का। ठीक है, और ध्यान से सुनना, अगर उस मीटिंग के अंदर वो डायरेक्टर
क्या होता है, डायरेक्टर की वैकेंसी फाइल नहीं होती तो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है। जो भी न्यू डायरेक्टर का कितना होगा टर्म ऑफ पीरियड, जो भी रिमेनिंग जो डायरेक्टर रिमूव किया गया, जो उसका जो भी रिमेनिंग पीरियड होता है उतना उसका टर्म होगा, और उसका राइट नहीं है, जो भी डायरेक्टर रिमूव हुआ उसका राइट नहीं है, उसका जो भी ऑफिस लॉस हुआ उसके कंपनसेशन का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब छोटे छोटे प्रोविजन फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। 170 है, 170, 172 और 171। 170 आपको बोलता है कि हर कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे रिलेटेड टू डायरेक्टर और KMP और उनके शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डिंग। ध्यान से सुनना, उनको क्या क्या कि शेयर होल्डिंग कहाँ या तो कंपनी में, उनकी होल्डिंग कंपनी में, उसकी सब्सिडरी में, या होल्डिंग की जो सब्सिडरी कंपनी है, मैंने क्या बोला, शेयर होल्डिंग कहाँ देखनी पड़ेगी उसको। एक तो कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग है उस डायरेक्टर या KMP की, या होल्डिंग में कितना है, या सब्सिडरी मतलब कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में कितना है, या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो उसकी जो कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी उसकी भी सब्सिडरी कंपनी दैट इज सिस्टर कंसर्न में कितना होल्डिंग है, वो भी कितना शेयर्स होल्ड कर रखा है उस डायरेक्टर या KMP ने, वो भी देखना पड़ेगा, या एसोसिएट कंपनी है उसमें भी देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या क्या प्रिस्क्राइब डिटेल को मेंटेन करने पड़ेंगे उस रजिस्टर में। सबसे पहले उनका DI नंबर, उनका फुल नेम, मैंने क्या बोला, उनका DI नंबर, उनका फुल नेम, सरनेम, उनका फॉर्मेट नेम, उनका फादर नेम, मदर नेम, मैंने बोला उसका फादर नेम, मदर नेम, सरनेम, उनका स्पाउस का नेम, उनका खुद का नाम, उनका फॉर्मर नेम, उनका सरनेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका रेजिडेंट एड्रेस, उनका नेशनलिटी और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंट हुआ है तो डेट ऑफ सीजेशन, कब उसने ऑफिस छोड़ा, या डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन इन विच अपॉइंटमेंट वाज मेड, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट, डेट ऑफ सीजेशन ऑफ ऑफिस और डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है सरकार। लास्ट अगर उसके पास वो ICSI का मेंबर है तो उसके पास मेंबरशिप नंबर वगैरह हो तो, और उसके पास पेन नंबर वगैरह हो तो, ध्यान से सुनना, पेन नंबर मैंडेटरी है KMP के लिए। अगर KMP के पास DI नंबर नहीं है तो, मैंने बोला पेन नंबर मैंडेटरी है KMP के लिए, अगर KMP के पास DI नंबर नहीं हो तो, ठीक है। अब और उसके पास अदर जो शेयर से रिलेटेड जो भी रजिस्टर है वो भी मेंटेन करना है। अब क्या क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स पहला, दूसरा डेट ऑफ इक्विजिशन या प्राइस वगैरह उससे जो पेड कर रही है उस शेयर्स के लिए, तो सबसे पहला नंबर्स या नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा डेट ऑफ इक्विजिशन जो प्राइस वगैरह जो उसने पेड कर रखी है, या उसने जो भी शेयर्स के पार्ट शेयर जो सेल किए तो डेट ऑफ डिस्पोजल या प्राइस एंड अदर कंसिडरेशन रिसीव्ड किए, या मोड ऑफ इक्विजिशन, मोड ऑफ होल्डिंग वेदर इट इज फिजिकल और इन डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म, ठीक है। ध्यान से सुनना, कंपनी की ड्यूटी है फाइल करेगी रिटर्न इन फॉर्म नंबर DIR 12। जब भी किसी डायरेक्टर या KMP को अपॉइंट करते हैं तो कंपनी की ड्यूटी है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट फाइल करेगी इन फॉर्म नंबर DIR 12। और अगर उसके स्टेटस में कुछ चेंज आता है तो विद इन 30 डेज ऑफ चेंज फाइल करेगी कंपनी की ड्यूटी विद इन 30 डेज ऑफ चेंज इन फॉर्म नंबर DIR 12 रिलेटेड टू डायरेक्टर और KMP। सरकार ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है अप्लाई नहीं होगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी पर जहाँ पे एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड करके SG CG और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। 171, ध्यान से सुनना, मेंबर्स का राइट है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेंबर्स का राइट है बिजनेस हाउस में वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं जो भी उस कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है रिलेटेड टू डायरेक्टर और KMP, रिलेटेड टू डायरेक्टर एंड KMP, ठीक है। अगर मेंबर्स रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को कि उसको कॉपी चाहिए रजिस्टर की, तो विद इन 30 डेज जब भी उनको इंटीमेट होता है विद इन 30 डेज, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, जब जनरल मीटिंग कंडक्ट होती है, हर जनरल मीटिंग में कंपनी क्या करेगी, ओपन करेगी उसका रजिस्टर, जो भी डायरेक्टर और KMP से रिलेटेड जो भी रजिस्टर मेंटेन कर रखा होगा कंपनी ने, वो ओपन रहेगा हर AGM में। और जो भी पर्सन जो जनरल मीटिंग अटेंड करेगा उसका राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है। ध्यान से सुनना, अगर कंपनी रिफ्यूज़ कर देती है कि वह कॉपी नहीं देगी या रजिस्टर वगैरह वो शो नहीं करेगी मेंबर्स को, तो क्या करेगा, मेंबर्स का राइट है कि वो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन कर देगा। जब भी एप्लीकेशन किया उसके 30 दिनों के अंदर, और जब भी 30 दिन मतलब वापस रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंपनी को इंटीमेट करेगा। जब भी कंपनी को इंटीमेट करेगा उसके 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को जैसे रिक्वेस्ट आया उसके 30 दिनों के अंदर उसको कंपनी को क्या करेगा, कॉपीज जो भी रजिस्टर वगैरह मेंटेन करेगी उसकी कॉपीज क्या करनी पड़ेगी, मेंबर्स को दिखानी पड़ेगी या कॉपी सप्लाई करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, ये पर्टिकुलर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी में जहाँ पे एंटायर शेयर कैपिटल 100% शेयर कैपिटल CC SC और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ
ने होल्ड कर रखी हो सरकार। लास्ट प्रोविजन पनिशमेंट 172, अगर 149 और से लेके 171 के अंदर कहीं पे भी पनिशमेंट नहीं दे रखा है तो सरकार मिनिमम फाइन 50,000 रुपये और मैक्सिमम फाइन 5 लाख रुपए तक का, मैंने क्या बोला, अगर 149 से लेके 171 तक कहीं भी पनिशमेंट किसी भी सेक्शन में स्पेसिफाइड नहीं है तो सरकार मिनिमम फाइन 50,000 रुपये और मैक्सिमम फाइन 5 लाख रुपए तक का लगेगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सरकार सुनते रहिए, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और गाइस कोरोना वायरस से प्रार्थना कीजिए भगवान से कि ये जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस का इलाज मिल जाए और फटाफट से अपने एग्ज़ाम हो जाए। थैंक यू गाइस सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच सर।